नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार साइन एजुकेशन में। तो हमने एसएससी जीडी को लेकर एक स्पेशल सीरीज स्टार्ट की थी जिसमें हमने जीके एंड जीएस की आज तक कंप्लीट 10 क्लास पढ़ ली है और आज हमारी 11वें नंबर की क्लास रहेगी। इस सीरीज में हम जो पीछे के लास्ट ईयर के जो क्वेश्चन हैं वो साथ में डिस्कस कर रहे हैं। इसके साथ ही जो इनके अलावा जो न्यू क्वेश्चन है इनसे रिलेटेड वो भी हम साथ साथ में डिस्कस कर रहे हैं। तो क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो क्लास को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लेना। तो देखो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, 103वां संवैधानिक संशोधन किससे संबंधित है? कौन सा पूछा है? 103वां संवैधानिक संशोधन पूछा है कि किससे संबंधित है? तो देखो आर्थिक आरक्षण, शिक्षा का अधिकार, शोषण के खिलाफ अधिकार और महिला आरक्षण। तो देखिए 103वें की जब बात आती है तो आर्थिक आरक्षण से संबंधित है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आर्थिक आरक्षण से संबंधित है संविधान संशोधन 103वां। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। देखिए 103वां संवैधानिक संशोधन आर्थिक आरक्षण से संबंधित है। 2019 में 103वें संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 में परिवर्तन किया संशोधन किया गया था। कौन से में? अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 में। संशोधन के माध्यम से अनुच्छेद 15(6) और अनुच्छेद 16(6) सम्मिलित किया गया ताकि अनारक्षित वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को आरक्षण का लक्ष्य प्रदान किया जा सके। देखो अनुच्छेद 15 और 16 में संशोधन हुआ और 15(6) और 16(6) में सम्मिलित किया गया था। और 103वां संशोधन किससे संबंधित है? तो आर्थिक आरक्षण से संबंधित है। अब देखिए 100वां संवैधानिक संशोधन 3 बीघा कॉरिडोर से संबंधित है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 100वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो 3 बीघा कॉरिडोर से है। 101वां जीएसटी से, 102वां ओबीसी से, 103वां ईडब्ल्यूएस, 104वां एससी एसटी का आरक्षण 10 वर्षों हेतु बढ़ा दिया था। 105वां संवैधानिक संशोधन एसईबीसी से संबंधित है और 106वां अभी जो विधेयक पारित हुआ महिला आरक्षण विधेयक से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक काल के पहले युग को क्या कहा जाता था? जो प्रागैतिहासिक काल है उससे पहले युग को क्या कहा जाता था? तो क्या बोलते हैं? पूरा पाषाण काल, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, पूरा पाषाण काल। प्रागैतिहासिक काल के पहले युग को पूरा पाषाण काल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पूरा पाषाण काल कहा जाता है। पूरा पाषाण युग के मानव की जीविका का मुख्य आधार शिकार था। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। पूरा पाषाण युग के मानव के जीविका का मुख्य आधार क्या था? तो आंसर क्या हो जाएगा? शिकार था। हैंड एक्स, क्लीवर आदि विशिष्ट उपकरणों पर आधारित पूरा पाषाणकालीन संस्कृति के अवशेष बेलन नदी घाटी, सोहन नदी घाटी तथा नर्मदा नदी घाटी से प्राप्त हुए हैं। कौन सी नदी है? इंपॉर्टेंट, याद रखना। बेलन नदी, इसके अलावा सोहन नदी और नर्मदा नदी। तो याद रखना आपको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस यात्री फ्रांसवा बर्नियर किस वर्ष भारत आया था? किसके बारे में पूछा? बर्नियर के बारे में पूछा है। किस वर्ष भारत में आया था? आपने बर्नियर का नाम तो सुना होगा, तो बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1656 ईस्वी। 1656, आंसर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 1656 ईस्वी में बर्नियर भारत में आया था। कहाँ का था? फ्रांस का था। फ्रांस यात्री फ्रांसवा बर्नियर एक चिकित्सक, राजनीतिक, दार्शनिक तथा एक इतिहासकार था। वह मुगल काल में अवसरों के तलाश में 1656 ईस्वी में भारत आया था। प्रारंभ में उन्होंने मुगल सम्राट शाहजहां के ज्येष्ठ पुत्र दारा शिकोह के चिकित्सक के रूप में कार्य किया था। अब यदि हम बर्नियर की पुस्तक की बात करें तो क्या नाम है? ट्रेवल इन मुगल एम्पायर। ट्रेवल इन मुगल एम्पायर बर्नियर की पुस्तक का नाम है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पुस्तक है, याद रखनी है आपको कि बर्नियर की पुस्तक का क्या नाम है? ट्रेवल इन मुगल एम्पायर। देखिए अगला क्वेश्चन, राजकोषीय नीति के रूप में कर कटौती द्वारा विकास को बढ़ावा देने की कोशिश करते हुए सरकार किस प्रकार की नीति का अनुसरण करने की कोशिश करती है? तो कौन सी नीति की कोशिश करती है? तो विस्तारवादी। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राजकोषीय नीति के रूप में कर कटौती द्वारा विकास को बढ़ावा देने की कोशिश करते हुए सरकार विस्तारवादी नीति का अनुसरण करने की कोशिश करती है। इस नीति के द्वारा सरकार या राज्य आर्थिक विकास के द्वारा, मृद शक्ति के द्वारा या सैन्य आक्रमण के द्वारा अपना क्षेत्र, शक्ति, समृद्धि अथवा प्रभाव बढ़ाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, मछली के समूह को क्या कहा जाता है? बताओ मछली के समूह को क्या कहा जाता है? स्टैंडर्ड, बस, सेना या स्कूल? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्कूल। मछली के समूह को क्या कहते हैं? स्कूल कहते हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मछली के समूह को स्कूल कहा जाता है।
मछलियाँ जलीय प्राणी हैं। ये तो सभी को पता होगा कि मछलियाँ जलीय प्राणी हैं जो जल में रहती हैं, जो मीठे पानी के स्रोतों तथा समुद्र में बहुतायत में पाई जाती हैं। यानी मीठे पानी और समुद्र में मछली पाई जाती हैं। तो इससे साफ बात यह है कि मछली एक जलीय प्राणी है, जलीय प्राणी है। और मछलियों का जो समूह होता है उसे हम क्या कहते हैं, तो स्कूल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, नमक सत्याग्रह आंदोलन के लिए महात्मा गांधी ने लगभग कितनी दूरी तय की थी? कौन से आंदोलन की बात हो रही है? नमक सत्याग्रह आंदोलन के लिए महात्मा गांधी ने लगभग कितनी दूरी तय की थी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 241 मील दूरी तय की थी। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कितनी की थी? 241 मील। देखिए, महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को अपने 79 समर्थकों के साथ साबरमती स्थित आश्रम से लगभग 322 किलोमीटर यानी 241 मील दूर दांडी के लिए प्रस्थान किया था। कब की बात हो रही है? 12 मार्च 1930 को। याद रखना कितने समर्थक थे? तो 79 थे। कहाँ से? साबरमती स्थित आश्रम से लगभग 322 किलोमीटर या मील में पूछे तो 241 मील के लिए प्रस्थान किया था। 8 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने दांडी पहुंचकर नमक कानून तोड़ा और नमक कानून तोड़ने के बाद आपको पता होगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। तो देखो, 8 अप्रैल 1930 को नमक कानून तोड़ा और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कर दी। इसके अलावा देखो, चंपारण सत्याग्रह 1917, अहमदाबाद मजदूर आंदोलन 1918 और खेड़ा सत्याग्रह 1918 ये गांधी जी द्वारा किए गए हैं। इनको याद कैसे रखेंगे? देखो ऐसे केक, CAK ऐसे आपको याद रखना है। सी से हो जाएगा चंपारण, चंपारण ये पहले था चंपारण। फिर ए से हो जाएगा अहमदाबाद, अहमदाबाद ये क्रमशः साल के अनुसार। पहला था 1917 में चंपारण, फिर अहमदाबाद 1918 में था, और कैसे हो जाएगा खेड़ा। कैसे याद रखना आपको? केक, CAK से आपको याद रह जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, अजमेर में उर्स महोत्सव किस सूफी संत की पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत फेमस है अजमेर में। तो किस सूफी संत की पुण्यतिथि पर मनाया जाता है? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए, अजमेर में उर्स महोत्सव सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने भारत में चिश्ती सिलसिला की शुरुआत की थी। कौन से सिलसिले की शुरुआत की थी? तो चिश्ती सिलसिला की शुरुआत की थी। इसका प्रमुख केंद्र क्या था? अजमेर था। अब देखो, इस दरगाह में दो बड़ी कढ़ाई दी गई हैं, जो किसके द्वारा थी? मुगल शासकों द्वारा दी गई थी। मुगल शासकों द्वारा दी गई थी। इनका भी क्वेश्चन लगभग बार बार पूछा जाता है एग्जामों में, तो आपको याद रखना है। इसमें दो कढ़ाई देखो, एक तो है बड़ी देग, एक छोटी देग। तो बड़ी देग दी थी अकबर ने और छोटी दी थी जहांगीर ने। याद रखना है। जो अजमेर में बड़ी देग कढ़ाई थी वो किसने दी? तो अकबर ने दी। और छोटी की बात करें तो जहांगीर ने दी थी। बादशाह अकबर ने बुलंद दरवाजा किस वर्ष बनवाया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बादशाह अकबर ने बुलंद दरवाजे का निर्माण किस वर्ष में करवाया था? तो कब करवाया था? 1601 में करवाया था। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और इसी साल में अकबर का अंतिम अभियान भी अकबर ने किया था। अकबर का अंतिम अभियान भी था। कौन सा अंतिम अभियान था बताओ? अंतिम अभियान 1601 में ही था। और कहाँ का था? असीरगढ़ का अभियान था। असीरगढ़ का अभियान था 1601 में, जो अकबर का अंतिम अभियान था। इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, बादशाह अकबर ने बुलंद दरवाजा 1601 ईस्वी में बनवाया था। स्थापत्य कला के क्षेत्र में अकबर की महत्वपूर्ण कृतियां निम्न हैं। देखो, दिल्ली में हुमायूं का मकबरा, आगरा का लाल किला, पंचमहल, दीवान खास, लाहौर का किला तथा इलाहाबाद का किला, जहांगीर का महल, मरियम महल, जामा मस्जिद, तुर्की सुल्तान का महल महल सारे के सारे किसके द्वारा निर्मित हैं? अकबर के द्वारा निर्मित हैं। इसमें आपको याद रखना है, एक तो पंचमहल इंपॉर्टेंट है, मरियम महल इंपॉर्टेंट है, लाहौर का किला इंपॉर्टेंट है, बुलंद दरवाजा हमने भी पढ़ा इंपॉर्टेंट है, और जहांगीर का महल इंपॉर्टेंट है। इनको सबको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, अंडे की जर्दी में कौन सा 90% से अधिक विटामिन होता है? जो अंडे की जर्दी में पीला भाग होता है में 90% से अधिक विटामिन होता है, तो कौन सा होता है? तो विटामिन B12 होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा होता है? विटामिन B12 होता है। देखिए, अंडे की जर्दी में विटामिन B12 होता है। B12 कैंसर के खतरे को कम करता है। कैंसर के रोग के खतरे को कौन सा विटामिन कम करता है? तो B12 करता है। विटामिन B12 को साइनो कोबालमिन भी कहा जाता है। ये इसका रासायनिक नाम है। कौन सा नाम है? रासायनिक नाम है।
विटामिन बी 12 का रासायनिक नाम क्या है? तो साइनोकोबालमीन है। यह एकमात्र धातु युक्त विटामिन है जिसमें कोबाल्ट धातु होती है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि विटामिन बी 12 में कौन सी धातु होती है? तो कौन सी धातु आंसर होगा? कोबाल्ट होती है। कौन सी होती है? कोबाल्ट होती है। विटामिन बी 12 की कमी से पर्नीशियस एनीमिया रोग होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। विटामिन बी 12 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो पर्नीशियस एनीमिया रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? क्या पूछा है? अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 11 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कब मनाया जाता है? 11 दिसंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस प्रतिवर्ष 11 दिसंबर को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य पहाड़ों के संरक्षण तथा इसकी समृद्ध जैव विविधता के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। अगला क्वेश्चन है, ब्रेटन वुड्स समझौता ने निम्नलिखित में से किस संस्था का निर्माण किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ब्रेटन वुड्स समझौते ने निम्नलिखित में से किस संस्था का निर्माण किया था? तो किसका किया था? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए, ब्रेटन वुड्स समझौते ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष संस्थान का निर्माण किया था। वर्ष 1944 में अमेरिका के न्यू हैम्पशायर में ब्रेटन वुड्स समझौता के दौरान अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? तो 1944 में की गई थी। याद रखना, 1944 में की गई थी। कौन सा समझौता था? तो ब्रेटन वुड्स समझौता के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी छूत की बीमारी है? तो क्षय रोग, स्ट्रोक, दमा या मधुमेह? तो कौन सा हो जाएगा? क्षय रोग। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए आगे, क्षय रोग छूत की बीमारी है। टीबी संक्रमित व्यक्ति के खांसने व छींकने से फैलता है। यदि किसी व्यक्ति के टीबी है तो वो छींकता या खांसता है तो उससे दूसरे व्यक्ति में भी टीबी फैल जाता है। यह संक्रमित रोग है और छूत की एक बीमारी मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, फ्लाइट ऑफ पिजन पुस्तक के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट पुस्तक है। फ्लाइट ऑफ पिजन के पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन हो जाएंगे? रस्किन बॉन्ड हो जाएंगे। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए, फ्लाइट ऑफ पिजन पुस्तक के लेखक रस्किन बॉन्ड हैं। रस्किन बॉन्ड अंग्रेजी भाषा के एक प्रसिद्ध भारतीय लेखक है। रस्किन बॉन्ड की यदि महत्वपूर्ण पुस्तकों की बात करें तो देखो, छत पर कमरा, कामुकवादी, नीली छतरी, महान रेल यात्रा, चेरी का पेड़, क्रोधित नदी, पैंथर का चंद्रमा, महारानी, पहाड़ पर तेंदुआ और पहाड़ पर धूल इत्यादि इनकी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पुस्तकें, इनकी पुस्तकों को एग्जाम में लगभग क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एक तो हो गई फ्लाइट ऑफ पिजन, इसके अलावा देखो छत पर कमरा, कामुकवादी, नीली छतरी इंपॉर्टेंट है, पैंथर का चंद्रमा इंपॉर्टेंट है, चेरी का पेड़ भी इंपॉर्टेंट है, और पहाड़ पर तेंदुआ तथा पहाड़ पर धूल, ये दोनों आपको याद रखनी है साथ में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? किसके बारे में पूछा है? यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो कौन सी हो जाएगी? वोल्गा नदी हो जाएगी। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यूरोप की सबसे लंबी की बात करें तो कौन सी हो जाएगी? वोल्गा। यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा है। इसकी कुल लंबाई 3687 किलोमीटर है। यह नदी हलडाई पहाड़ रूस से निकलती है। कहाँ पर है? पठार। हलडाई पठार रूस से निकलती है तथा कैस्पियन सागर में गिरती है। एशिया की सबसे लंबी नदी की बात करें तो यांगजी नदी है। ये देखो, ये सबसे लंबी नदी है। सबसे लंबी, सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी की बात हो रही है तो यूरोप की तो पढ़ ली हमने, वोल्गा है। एशिया की यांगत्जे है। अफ्रीका की नील नदी है। उत्तरी अमेरिका की मिसौरी मिसिसिपी है और दक्षिण अमेरिका की अमेजन नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोकप्रिय कुणबी नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है? कौन सा नृत्य है? कुणबी नृत्य पूछा है, किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो गोवा से संबंधित है। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए, लोकप्रिय कुणबी नृत्य गोवा राज्य से संबंधित है। यह नृत्य कुणबी महिलाओं के नर्तकों के एक समूह द्वारा किया जाने वाला तेज एवं सुरुचिपूर्ण नृत्य पारंपरिक साधारण पोशाक पहने हुए इस जातीय कला के रूप में एक रंगीन स्पर्श देता है। इसके अलावा देखो, गोवा के अन्य नृत्य हम देख लेते हैं तो रोमेट, दीपक, गोप, दिवली नाच। रोमेट, दीपक, गोप और दिवली नाच गोवा के प्रमुख नृत्य हैं। इसके अलावा ये आपको याद ही रखना है, कुणबी नृत्य। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
निम्नलिखित में से किस राष्ट्र के संविधान से प्रेरित होकर भारत ने अपने संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांतों की विशेषता जोड़ी? ये नीति निर्देशक तत्व हैं, देखो याद रखें। निम्नलिखित में से किस राष्ट्र के संविधान से प्रेरित होकर भारत ने अपने संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांतों की विशेषता जोड़ी? तो हो जाएगा आयरलैंड, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आयरलैंड के संविधान से प्रेरित होकर भारत ने अपने संविधान में निर्देशक सिद्धांतों की विशेषता जोड़ी। नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक किया गया है। कौन से भाग में है? भाग 4 इंपॉर्टेंट है। नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन भाग 4 और आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक किया गया है। कहाँ से कहाँ तक किया गया है? 36 से लेकर 51 तक किया गया है, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। घोड़े की खींची हुई गाड़ी की गति भौतिकी के किस सिद्धांत का एक उदाहरण है? घोड़े की खींची हुई गाड़ी की गति भौतिकी के किस सिद्धांत का एक उदाहरण है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखो, इसे हम बोलते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, ये हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कि कोई व्यक्ति किसी को यदि थप्पड़ मारता है तो दूसरा व्यक्ति भी उसे तुरंत थप्पड़ मारता है, इसे हम बोलते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। और इसी नियम पर यह आधारित है। और यह कौन सा नियम है? तो यह है न्यूटन का तीसरा नियम। न्यूटन की गति का कौन सा नियम है? यह तीसरा नियम है। तो देखो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, न्यूटन की गति का तीसरा नियम। न्यूटन की गति का तीसरा नियम है प्रत्येक क्रिया के समान विपरीत प्रतिक्रिया होती है। जैसे हम किसी को थप्पड़ मारते हैं तो अब क्रिया करते हैं, और उसी के समान वो सामने वाला हमें थप्पड़ मारता है तो प्रतिक्रिया हो जाती है। यह कौन सा है? न्यूटन की गति का तीसरा नियम है। घोड़े द्वारा गाड़ी खींचना भी इसी नियम की पुष्टि करता है। अगला क्वेश्चन है, मछली में मौजूद राइबोफ्लेविन को जाना जाता है। क्या क्वेश्चन है? मछली में मौजूद राइबोफ्लेविन को जाना जाता है, तो क्या हो जाएगा? विटामिन बी 2 हो जाएगा। विटामिन बी 2, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अभी हमने एक क्वेश्चन भी पढ़ा था कि मछली के समूह को क्या कहते हैं। अभी हम पढ़ रहे हैं कि मछलियों के समूह को क्या बोलते हैं, तो स्कूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्कूल बोलते हैं। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन बी 2, यानी ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राइबोफ्लेविन प्रोटीन उपापचय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह विटामिन बी 2 के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि यह क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत भी करता है। अगला क्वेश्चन है, महान भारतीय खिलाड़ी विजय अमृतराज निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं? किनके बारे में पूछा है? विजय अमृतराज के बारे में पूछा है। किस खेल से संबंधित हैं? तो लॉन टेनिस, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लॉन टेनिस से संबंधित हैं। महान भारतीय खिलाड़ी विजय अमृतराज लॉन टेनिस खेल से संबंधित थे। इन्हें वर्ष 1983 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कब की बात हो रही है? 1983 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अमृतराज का जन्म 14 दिसंबर 1953 को चेन्नई में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, राजकोषीय नीति निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री द्वारा दिए गए आर्थिक सिद्धांत पर आधारित है? जॉन नॉस, एडम स्मिथ, जॉन मेनार्ड केयन्स या मिल्टन फ्रीडमैन? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? जॉन मेनार्ड केयन्स हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए, राजकोषीय नीति सरकार की आर्थिक नीति का एक प्रमुख घटक है। यह राजकोषीय नीति प्रसिद्ध अर्थशास्त्री जॉन मेनार्ड केयन्स के अर्थशास्त्रीय सिद्धांत पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में पारित किया गया था? कौन सा है? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? तो 2013 में। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम वर्ष 2013 में पारित किया गया था। इस अधिनियम का उद्देश्य एक गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए लोगों को वहनीय मूल्यों पर अच्छी गुणवत्ता के खाद्यान्न को पर्याप्त मात्रा उपलब्ध कराते हुए उन्हें मानव जीवन चक्र दृष्टिकोण से खाद्य और पोषण एक सुरक्षा प्रदान करना है इसका उद्देश्य। अगला क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में पाए जाने वाले अग्यादिराच्टा इंडिका किस सदाबहार पेड़ का वानस्पतिक नाम है? इंपॉर्टेंट है, कौन सा नाम पूछा है? अग्यादिराच्टा इंडिका किस सदाबहार पेड़ का वानस्पतिक नाम है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नीम हो जाएगा। नीम को तो सभी जानते होंगे। तो नीम का वानस्पतिक नाम क्या है? जो वैज्ञानिक नाम होता है वो क्या है? अगादिराच्टा इंडिका है। भारतीय उपमहाद्वीप में पाए जाने वाले नीम का वानस्पतिक नाम अजादिराच्टा इंडिया है। नीम भारतीय मूल का एक पर्णपाती वृक्ष है।
इसके अलावा देखो यह नेपाल, बांग्लादेश, थाईलैंड, इंडोनेशिया, श्रीलंका, पाकिस्तान, म्यांमार, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों में भी पाया जाता है। जो भारत के पड़ोसी देश हैं, देखो नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, म्यांमार, इनमें तो पाए जाते हैं। इनके अलावा देखो ऑस्ट्रेलिया में भी नीम का वृक्ष पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, थेयम निम्नलिखित में से किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? कौन सा पूछा है? थेयम पूछा है। तो देखो थेयम का हो जाएगा, केरल का हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। थेयम केरल राज्य का लोकप्रिय नृत्य है। यह नृत्य मिथकों एवं किंवदंतियों से जुड़ा हुआ है। थेयम देवताओं, देवियों, पौराणिक नायकों आदि की पूजा करने का एक रूप, एक साधारण अवधारणा पर आधारित यह नृत्य है। यदि केरल राज्य के अन्य नृत्य की बात करें तो कथकली और मोहिनीअट्टम, ये दोनों हो जाएंगे शास्त्रीय नृत्य, केरल के शास्त्रीय नृत्य। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। फिर कलारी, कलारी पियाटू, ओपन्ना और मरगम कली, ये भी केरल के नृत्य हैं। अगला क्वेश्चन है, 7वीं शताब्दी के प्रारंभ के साथ थानेश्वर और कन्नौज के सिंहासन पर कौन विराजमान था? 7वीं शताब्दी की बात हो रही है, थानेश्वर और कन्नौज के सिंहासन पर कौन विराजमान था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हर्षवर्धन। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, हर्षवर्धन। राज्यवर्धन की मृत्यु के पश्चात 606 ईस्वी में 16 वर्ष की आयु में हर्षवर्धन यानी शिलादित्य थानेश्वर की गद्दी पर बैठा था, मात्र 16 वर्ष की आयु में। इन्होंने शशांक को पराजित करके कन्नौज पर अधिकार कर लिया तथा अपनी राजधानी बना लिया। राजधानी किसको बनाया था? कन्नौज को राजधानी बनाया था। किसको हराया था? शशांक को हराया था। हर्ष ने परम भट्टारक नरेश की उपाधि भी धारण की थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसकी उपाधि धारण की थी? परम भट्टारक नरेश की उपाधि भी धारण की थी। देखिए अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में ओजोन परत पाई जाती है? तो बताइए, ओजोन परत पृथ्वी की किस वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? तो समताप मंडल में पाई जाती है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पृथ्वी के वायुमंडल की समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। यह धरातल से 32 किलोमीटर से 80 किलोमीटर के मध्य में पाई जाती है। ओजोन परत सूर्य से आने वाली पैरामैग्नेटिक किरणों को अवशोषित करती है, इसलिए इसे पृथ्वी का सुरक्षा कवच भी कहा जाता है। सूर्य से जो पैरामैग्नेटिक किरणें आती हैं उनको अवशोषित कौन करता है? ओजोन परत करती है, इसलिए इसे पृथ्वी का सुरक्षा कवच भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है? दक्षिण भारत की नदी पूछिए सबसे लंबी कौन सी है? तो कृष्णा, तुंगभद्रा, गोदावरी और नर्मदा में से बताइए। तो गोदावरी हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गोदावरी दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से जानी जाती है, जो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। कितनी है? 1465 किलोमीटर है। इस नदी का उद्गम स्थल स्थल नासिक जिला, और राज्य की बात करें तो महाराष्ट्र के त्र्यंबक पहाड़ी से होता है। अगला क्वेश्चन है, इतिहास के मध्यकाल के कवि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस किस भाषा में लिखा था? किस भाषा में लिखा था बताओ? तो भाषा हो जाएगी अवधी भाषा में लिखा था। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारतीय इतिहास के मध्यकाल के कवि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखा था। इसे सामान्यतः तुलसी रामायण या तुलसीकृत रामायण भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? तुलसी रामायण या तुलसीकृत रामायण भी कहा जाता है। रामचरितमानस के नायक श्री राम हैं, जिनको मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में दर्शाया गया है। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से कौन सी बीमारी सुअर से फैलती है? तो बताओ, सुअर से फैलने वाली बीमारी का नाम क्या हो जाएगा? तो स्वाइन फ्लू हो जाएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। स्वाइन फ्लू बीमारी सुअर से फैलती है। स्वाइन फ्लू एक संक्रामक रोग है जो इन्फ्लुएंजा वायरस H1, कौन सा? H1N1 के कारण फैलता है। अगला क्वेश्चन है, ऐतिहासिक स्मारक तलातल घर निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में है? कौन सा पूछा है? तलातल घर निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में है? तो आंसर क्या हो जाएगा? असम में स्थित है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऐतिहासिक स्मारक तलातल घर असम राज्य में स्थित है। यह घर सेना के अड्डे के रूप में बनाया गया था। इसमें 2 गुप्त सुरंगें हैं तथा जमीनी स्तर से 3 मंजिल नीचे है, यानी जमीनी स्तर से 3 मंजिल नीचे है तथा इसमें 2 गुप्त सुरंगें भी हैं, जो अहोम युद्धों के दौरान निकास मार्गों के रूप में इस्तेमाल किए जाते थे। देखिए अगला क्वेश्चन है, शीर्षक द लीजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद पुस्तक निम्नलिखित में से किस लेखक द्वारा लिखी गई है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ट्विंकल खन्ना। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ट्विंकल खन्ना। शीर्षक द लीजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद पुस्तक फिल्म अभिनेत्री, फिल्म निर्माता तथा
इंटीरियर डिजाइनर ट्विंकल खन्ना द्वारा लिखी गई है। इस पुस्तक में नारीवाद पर 4 कहानियों का संग्रह है। यह पुस्तक वर्ष 2016 में प्रकाशित हुई थी। अगला क्वेश्चन है, दिए गए किस वर्ष के उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के स्थान पर उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2018 को पारित किया गया था? यानी पहले पूछा कि पहले कौन सा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम था, उस पर संशोधन करके उपभोक्ता संरक्षण विधेयक अधिनियम 2018 बना दिया गया था। तो पहले कौन सा था? 1986 का था। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 था, उस पर संशोधन करके 2018 का बना दिया, उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2018 पारित कर दिया। 1986 के उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के स्थान पर उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2018 को पारित किया गया। इस अधिनियम का उद्देश्य भ्रामक विज्ञापनों, डिजिटल लेनदेन और ई कॉमर्स से जुड़ी समस्याओं को बेहतर तरीके से दूर करके उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना था। देखिए अगला क्वेश्चन है, भारत में फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी क्या थी? किसकी पूछा है? फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी क्या थी? तो पुदुचेरी थी। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत में फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी पुदुचेरी थी। भारत में फ्रांसीसियों की प्रथम कोठी फ्रैंको कैरो द्वारा सूरत में 1668 में स्थापित की गई थी। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 1674 में फ्रांसिस मार्टिन ने पांडिचेरी की स्थापना की थी। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिए, हरेली का त्योहार निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? कौन सा पूछा है? हरेली का त्योहार। तो आंसर, राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए हरेली का त्योहार छत्तीसगढ़ राज्य में मनाया जाता है। यह त्योहार प्रतिवर्ष सावन के महीने में अमावस्या को मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ के अन्य त्योहार की बात करें तो बस्तर दशहरा, मडई महोत्सव, राज्य कुंभ, गोंचा महोत्सव, होलिया महोत्सव, कजरी महोत्सव, चक्रधर समारोह और फागुनवारी इत्यादि जो त्योहार है वो कहाँ पर मनाए जाते हैं? छत्तीसगढ़ में मनाए जाते हैं। तो आज हमने एसएससी जीके जीएस में